हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हाई एजुकेशन जोन पर। और आज हम फिर से आप सबके लिए इंडिया जीके की सीरीज लेके आए हैं। इससे पहले जो है बच्चों काफ़ी इंडिया जीके की सीरीज हम चैनल पे डाल चुके हैं, तो उनको भी आप एक बार जाकर जरूर ज्वाइन करें। और सीरीज में हम वही क्वेश्चन डालते हैं जो HSSC एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो राइट ऑप्शन बच्चों हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, 9। ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेनालीराम किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, कृष्ण देव राय। तेनालीराम जो है वो कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। और कृष्ण देव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य के ये राजा थे। और तेनालीराम ने एक महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य महाकाव्य की रचना जो है तेनालीराम ने की थी। और जो है ना, एक बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि इसकी रचना इन्होंने जो है किससे प्रभावित होकर की थी, तेनालीराम ने। तो स्कंद पुराण सुना होगा ना, तो स्कंद पुराण से प्रभावित होकर जो है तेनालीराम ने पांडुरंग महात्म्य महाकाव्य की रचना की थी। तेलुगु साहित्य के जो 5 प्रसिद्ध महाकाव्य है उनमें से ये एक है, पांडुरंग महात्म्य। और इस टाइप के क्वेश्चन है ना कि कौन किसके दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था, कृष्ण देव राय के दरबार में कौन रहता था, और जो राजा है उनके दरबार में कौन कौन रहता था, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाता है। तो इनको आप जरूर याद करें। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा यहाँ पे बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने जो है सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। रिपीट होता रहता है ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, मुरारजी देसाई ने जो है सर्वाधिक बार बजट पेश किया था। और इन्होंने कितनी बार जो है बजट पास किया था? तो 10 बार। ये भी पूछा जा सकता है। और षणमुखम चेट्टी जो थे ना, षणमुखम चेट्टी, इन्होंने जो है स्वतंत्र भारत का पहला बजट पास किया था। और जो है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पास किया था? तो जॉन मथाई ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ से दोनों बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इमारत लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है? तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा यहाँ पे डी, लाल किला। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित जो है वो लाल किला है। और ताजमहल किससे बना है? तो सफ़ेद संगमरमर से ताजमहल बना है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, अवसादी शेल। अवसादी शेल में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। और इन सभी की डेफिनेशन जो है मैं पहले करवा चुकी हूँ, अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो आप पहले वाली वीडियो में जाकर देखें इनकी डेफिनेशन। ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी किसे दी गई थी? अनटच लेवल का क्वेश्चन मैंने ये यहाँ पे डाला है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी रहेगा, आर्थर। ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी जो है आर्थर को दी गई थी। और आर्थर कौन था? तो ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उसका ये 3रे नंबर का पुत्र था आर्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? तो राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, 1767 से 1769 तक जो है ये युद्ध चला था, प्रथम मैसूर युद्ध। और द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792। और चौथा जो है मैसूर युद्ध वो 1799 में। और 1799 में जो है 4 मई 1799 में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो गई थी। पूछे जाते हैं इनकी डेट पूछी जाती है चारों युद्धों की, मैसूर युद्ध जो थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में सैनिक वेतन अधिकारी को क्या कहते थे? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा, बख्शी। अकबर के शासनकाल में जो है सैनिक वेतन अधिकारी को बख्शी कहा जाता था। और सदर किसे कहते थे? तो धार्मिक मंत्री को जो है सदर कहते थे। जो धर्मार्थ कार्य करता था, धार्मिक मंत्री होता था, उसको सदर कहा जाता था। और फौजदार किसे कहते थे? जो सेनानायक होता था ना, सेनानायक को जो है फौजदार कहा जाता था अकबर के शासनकाल में। और कोतवाल किसे कहते थे? नगर का जो पुलिस अधिकारी होता था ना, नगर के पुलिस अधिकारी को कोतवाल कहा जाता था। अकबर की शासन व्यवस्था जो है किसको क्या कहा जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी कुछ मैं करवा चुकी हूँ, तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने स्तर पर अदालतें हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा, 3। भारत में जो है 3 स्तर पर अदालतें हैं। सबसे निचले स्तर की जो अदालतें हैं, सबसे निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं।
और सबसे निचले स्तर पर जो अदालतें होती हैं उनको जो है अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला अदालत कहलाती हैं। वो अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला अदालत उन्हें कहते हैं। और ये आमतौर पर जो है ना निचले स्तर की जो अदालतें होती हैं ये तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर या फिर शहर में हो सकती हैं। और फिर इनसे ऊपर का जो स्तर होता है उसमें क्या होता है कि प्रत्येक राज्य का एक जो है उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट जिसे हम कहते हैं। और इससे ऊपर फिर जो तीसरा स्तर है सबसे ऊपर का, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है। और हाई कोर्ट को जो है हिंदी में उच्च न्यायालय कहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट को जो है हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं और उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। कई बार वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं डालता एग्जामिनर, तो इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो हाई कोर्ट को तो उच्च न्यायालय बोलेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, और कई बार उच्चतम न्यायालय भी लिखा मिलता है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा बी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को जो है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ए, डगलस एंगलबर्ट। डगलस एंगलबर्ट ने जो है कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा सी, नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन होती है, और गुर्दे को इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, 23 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और चौधरी चरण सिंह जो थे ना, ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी इन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इन्होंने कभी भी जो है लोकसभा का सामना नहीं किया था पीएम होने के बावजूद। और इनका जन्म भी पूछा जाता है, तो इनका जन्म जो वो है ना 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। 23 दिसंबर 1902 में जो है चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों ये हो जाएगा तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रस खान की रचना कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों जो है रस खान की रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका और सुजान रस खान दोनों जो है रस खान की रचना है ये। और प्रेम वाटिका काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, और प्रेम वाटिका जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। और देखो आप हिंदी का साहित्य आपको अब याद करना पड़ेगा। देखो क्लर्क वाले एग्जाम में क्या किया था, HSSC ने 11th 12th का जो है मैथ डाल दिया था। तो देखो जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस मैथ को करना। और अभी ग्राम सचिव के एग्जाम में क्या हुआ था, 11th 12th की हिंदी डाल दी थी। तो कम से कम हिंदी को तो हम सीख ही सकते हैं। मैथ में चलो थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है, जिनका सब्जेक्ट होता है देखो उनको तो दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकृमि यानी कि निमटोड से होने वाला रोग है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन ए रहेगा फाइलेरिया। गोलकृमि निमटोड से होने वाला जो है रोग है वो फाइलेरिया है। और फाइलेरिया कौन सी बीमारी होती है? हाथी पाँव जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, पैर जो है वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, बहुत भारी होता है। हाथी का पाँव नाम से भी इस बीमारी को जानते हैं। और इंसेफ्लाइटिस जो है ये किसकी बीमारी है? तो ये मस्तिष्क की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमिन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा। विटामिन B1 को जो है थायमिन कहते हैं। और बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो ना, पसंद आती हो, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर जाया करो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना सूरदास की है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन डी रहेगा। उपरोक्त सभी साहित्य लहरी, सुरसागर, और ये साहित्य लहरी में 2 बार डाल गई हूँ, मुझे सॉरी गलती हो गई होगी। साहित्य लहरी की जगह यहाँ पे सुर सारावली लिखना था मेरे को। तो 3 ये रचना थी, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली। ये साहित्य लहरी गलती से टाइप हो गया होगा। तो ये 3 जो रचना है वो
सूरदास की हैं और एग्जाम में पूछी जाती है। साहित्य लहरी काफ़ी बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध लड़ने से पहले अर्जुन ने किसकी पूजा की थी? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा। महाभारत का युद्ध लड़ने से पहले अर्जुन ने जो है हनुमान जी की पूजा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा सी, कृष्ण। कृष्ण हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। माधव जो है वो कृष्ण का पर्यायवाची है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा होगा ना महाभारत के युद्ध में जो है अर्जुन कृष्ण को हे माधव कह के पुकारते हैं, और पार्थ जो है ये अर्जुन का पर्यायवाची है, क्योंकि कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को हे पार्थ कह के पुकारते हैं। और कपिध्वज भी अर्जुन का पर्यायवाची है। और ये क्वेश्चन 2 बार HSSC वाले पूछ चुके हैं, आगे भी पूछा जा सकता है। कपिध्वज यानी कि ध्वजा है, यानी कि कपि है जिसकी ध्वजा पर, और कपि किसकी ध्वजा पर था? अर्जुन की ध्वजा पर था। अर्जुन का जो रथ था ना, उस पे एक झंडा था, उसको ध्वजा भी बोलते हैं, उसमें उस पे जो है हनुमान जी विराजमान थे। तो इसलिए इसका अर्थ है कि कपि है जिसकी ध्वजा पर, किसकी ध्वजा पर? अर्जुन की ध्वजा पर, इसलिए ये अर्जुन का पर्यायवाची माना जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियलों की भूमि किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों डी, केरल। नारियलों की भूमि जो है केरल को कहते हैं। और बच्चों मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। आप बोलोगे कि वीडियो क्यों बनाई थी, तो देखो मुझे कुछ घंटों के लिए आराम मिला था, तब मैंने ये वीडियो तैयार कर ली थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब तैयारी कर लिया तो डाल देती हूँ। और 5 मई को मेरी ये वीडियो जाएगी। 6 मई को मेरी वीडियो फिर से नहीं आएगी, क्योंकि मुझे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। कुछ घंटे आराम मिल जाता है, कुछ घंटे मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोरोना हो गया। तो प्लीज़ आप सब कोरोना से बच के रहिए, बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है इसमें। तो प्लीज़ आप सभी कोरोना से बच के रहना। खासकर जो बॉयज़ होते हैं वो घर से बाहर जाकर टोलियों में बैठते हैं, गाँव में ज़्यादातर ये होता है, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट जो है सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी। और कब उठाई थी? तो 1925 में उठाई थी इन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग। और ये कहाँ से भारत आई थी? तो आयरलैंड से ये भारत आई थी। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये आयरलैंड से भारत कब आई थी? तो 1893 में जो है ये आयरलैंड से भारत आई थी। और ये जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी, श्रीमती एनी बेसेंट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई किस में मापी जाती है? तो राइट ऑप्शन बच्चों हमारा डी रहेगा, पिक्सल। MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई किस में मापी जाती है? तो पिक्सल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट्रे डम चर्च कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बी रहेगा, पेरिस। नॉट्रे डम चर्च जो है वो, नॉट्रे डम चर्च जो है पेरिस में रहेगा। और पेरिस कहाँ पे है? तो फ्रांस की ये राजधानी है। और ये जो चर्च है ना, इसकी कौन सी शैली में बनाया गया है, ये भी पूछा जाता है। तो गोथिक शैली में ये बनाया गया है, गोथिक शैली में निर्मित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नॉट्रे डम चर्च जो है वो किस शैली में बनाया गया है? तो गोथिक जो शैली थी उससे ये निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयनार संतों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों ए रहेगा। नयनार संतों की संख्या जो है वो 63 है। और आलवार जो संत थे उनकी संख्या 12 होती है। बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है HSSC के द्वारा। HTET में भी कई बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलकालीन काश्यप प्रतिमाएं किस तकनीक से बनाई जाती हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा, लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती हैं। चोलकालीन काश्यप प्रतिमा जो है वो लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती हैं। प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति। और एक क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ कि विश्व में सबसे प्रसिद्ध काश्य की मूर्तियाँ किस वंश की हैं? तो चोल वंश आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन HSSC पूछ चुकी है, अगली बार क्या पता ये भी पूछ ले कि किस तकनीक से बनाएगी, तो लुप्त मोम से। और किस प्रकार से बनाई जाती है भी मैं बता देती हूँ। ये क्या करते थे ना, एक मोम की मूर्ति बनाते थे, और फिर उस मोम की मूर्ति के ऊपर ये क्या करते थे, मिट्टी का लेप कर देते थे, और फिर उसमें एक छिद्र कर देते थे, फिर उसको गर्म कर देते थे। फिर वो जो मोम था ना वो उस मिट्टी की मूर्ति से निकल के बाहर आ जाता था, और फिर उसी छेद के द्वारा जो है वो धातु को भर देते थे उसके अंदर। और फिर जब धातु अंदर जाती थी तो वो बिल्कुल मूर्ति की शेप ले लेती थी। फिर क्या करते थे
फिर बड़ी सावधानी पूर्वक जो है वो उस मिट्टी की परत को हटा देते थे और फिर एक चमकीली जो है कांस्य प्रतिमा उसमें से निकल कर आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं टेस्ट के लिए डाल रही हूँ बच्चों, इनमें से कौन से ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उपग्रह मानव निर्मित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में वित्तीय अधिकारी को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, जहांगीर ने मेरुनिसा से कब विवाह किया था। तो ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट के लिए डाले हैं बच्चों। और प्लीज़ कोरोना से आप, अगर किसी को कोरोना हो गया तो आप घर पे रहिए, हॉस्पिटल में मत जाइए, क्योंकि देखो प्राइवेट हॉस्पिटल की फ़ीस सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ बुरा हाल है।